2106 का है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। यूनिट नंबर पहला, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन मीन्स जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर हैं, आपका जो वेंडर हो गया, आपका सप्लायर हो गया, आपके एम्प्लॉय हो गए, आप के मैनेजमेंट वाले हो गए, चाहे वह फ्लोर स्टाफ हो, चाहे वो आपका सेल्स पर्सन हो, सेल्स मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, फोरमैन हो गया आपका, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका सप्लायर हो गया, जो आपका होल सेलर है, इन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ह्यूमन। बट रिसोर्स क्या है? रिसोर्स मतलब ये होता है कि जैसे कि जो आपका माल होता है, जो भी आपका स्टॉक होता है, जो आपकी पैसा होता है, उसी जो पैसा होता है, लैंड होता है, मशीनरी होती है, तो इन सभी को रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स का हिंदी होता है संसाधन। तो उसी उसी कड़ी में ह्यूमन भी आता है। कह रहे ह्यूमन भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट मतलब कि ह्यूमन इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना। मैनेजमेंट का मतलब जिसमें कंट्रोल, रेगुलेशन, नियम, रूल रेगुलेशन, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे डेलीगेट करते हैं, सभी को मतलब देते हैं और उस पर अपना कंट्रोल भी रखते हैं। कोई सब उसमें एम्प्लॉई अपने मनमानी का काम ना कर सके, उस पर अपना कंट्रोल करे, किसका कितना इफ़िशियंसी को मेजर करना, प्रॉफिट लॉस को देखना, इन सभी चीज़ों को मैनेज करना, एक तरीके से उनको अपने कंट्रोल में रखना, बांधे रखना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी है पूरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, जब या फिर जो आ रहे हैं कस्टमर, वहाँ पे आ रहे हैं, जो आपका वेंडर होता है, उन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। मीन्स जैसे आपका एम्प्लॉय कभी डीमोटिवेट हो जाता है, कभी डिस्प्यूट हो जाती है, कभी मतलब ग्रीवेंस भी बहुत सारे होते हैं, असंतोष भी बहुत सारे रहते हैं। इस प्रकार से उनको कैसे मैनेज करते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे इंट्रोडक्शन पार्ट है, कह रहा है जो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द वुल्नरेबल अमंग द ऑल द रिसोर्स अंडर द क्रिएशन ऑफ द नेचर। कह रहा है जब हम लोग रिसोर्स का क्रिएट करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, तो उन्हीं में से सबसे मतलब एक वैल्यूएबल और मतलब यह चेंज होने वाला, जैसे आप इसमें लिखा है कि आप दुनिया का बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दुनिया का आप बेस्ट से बेस्ट आप मटेरियल खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। दुनिया का बेस्ट से बेस्ट आप मशीन खरीद सकते हैं, मशीनरी बाई कर सकते हैं। दुनिया की बेस्ट तरीके से किसी भी काम को आप कर सकते हैं फुल इफिशियंसी के साथ। बट जो ये ह्यूमन रिसोर्स होता है, इसको दुनिया का बेस्ट से बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स खोज पाना, यह बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल से आपको मिलता है, बहुत रेयर केस में आपको मिल पाता है ना। कहीं ऐसे मंडी तो लगी नहीं है जिसमें आप पहचान जाएं कि यही आपका सबसे दुनिया का सबसे अच्छा से अच्छा इंसान है ना। तो वही कह रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इन द ऑन द बेटर हैंड गेटिंग द कॉम्प्लेक्स एंड इंक्रीज ऑफ द टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि जैसे जैसे इसमें इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है ज़माने के हिसाब से, खास कर ये जो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने आने से हम लोगों का जो मतलब इंडस्ट्री है, जो रिटेल इंडस्ट्री है, या मतलब इसमें दो लोग बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। एक तो होता है कस्टमर इंटेंसिव, मतलब कस्टमर का इंटेंसिव बहुत ज़्यादा रहता है, कस्टमर का भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहता है, जमावड़ा बहुत ज़्यादा रहता है ना, डिलेमा बहुत ज़्यादा रहता है। और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जो आपका उनका रिसोर्स है, जो मतलब स्टॉक है, स्टॉक को मैनेज करना, इसको हर्ट हर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब रिटेल बिजनेस का हर्ट जो होता है, उसका जो रिसोर्स मतलब जो स्टॉक को मैनेज करना अच्छे तरीके से, कि कौन सा स्टॉक कब रहेगा, उसको राइट टाइम पे राइट, मतलब वो अगला कड़ी है, तो उसमें उसको मतलब समझना। कह रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे नई नई मशीनें आ जा रही हैं, नए नए तरीके तरीके किसी भी काम करने के। तो जो एम्प्लॉय होते हैं आपके, किसी भी हर एक एम्प्लॉय जैसे एक जैसा नहीं होता है। तो वह जब नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं करता है,
उतना जल्दी वह अडाप्ट नहीं करता है। तो वही कह रहा है बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज इन द इन्वायरमेंटल इन द बुका। बुका से आप समझ सकते हैं कि मतलब एक एचआर मैनेजर के पास कैसे कैसे किस प्रकार की उसकी स्किल की ज़रूरत होती है, किस प्रकार की उसकी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, उसके हिसाब से वह बुका बुका से वह सर्टेन करता है। जो वह पहले देखता है यह जो आपकी इंडस्ट्री होती है यह वॉलाटाइल नेचर की होती है, यह अनसर्टेन होती है, यह कॉम्प्लेक्स होती है, यह एम्बियस नेचर का होता है। मीन्स वोलाटाइल मीन्स जो आपके आप ज़रूरी नहीं है कि इस साल आप अगर सक्सेसफुल रिटेलर हैं तो अगले साल भी एक सक्सेसफुल रिटेलर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर कह रहा अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, कि मतलब आप मतलब वही चीज़ें कि आप कोई चीज़ निश्चित नहीं कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय इतना है, आपके रिसोर्स इतना है तो मतलब वो हमेशा उतने ही रहेगा। आपकी रेपुटेशन सही है तो आपकी रेपुटेशन हमेशा सही रहेगी। और कॉम्प्लेक्स मीन्स इसको संभालना थोड़ा सा कठिन बात है। एम्बियस मीन्स जो आपके एम्प्लॉई हैं उनको मतलब संभालने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बार बार समय समय पे करना पड़ता है। लाइक उसमें इंसेंटिव हो गया, प्रमोशन हो गया, अप्रेजल हो गया, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स इज द यूनिक रिसोर्स। जो कह रहा है किसी भी जो हम लोगों का बिजनेस है इसमें इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स होता है यह यूनिक होता है, मतलब यह अद्वितीय होता है, एकलौता, मतलब इसके जैसा जैसे ह्यूमन रिसोर्स जैसा कोई दूसरा डुप्लीकेट नहीं होता है। जैसे प्रोडक्ट में जैसे पार्ले जी एक पैकेट है तो दूसरा पार्ले जी हो सकता है, बट जो ह्यूमन रिसोर्स होता है पटेश्वरी नाम के एक ही बंदे रहेंगे। पटेश्वरी नाम के 4 बंदे आपको नहीं मिल सकते। हाँ, अलग-अलग नाम के बंदे मिल सकते हैं, बट जैसे से जो ये यूनिक रिसोर्स कह रहा है इसलिए कह रहा है इफ मान लिया जाए कि ड्यू कैरियर प्लानिंग इन्वॉल्विंग इम्पार्टिंग स्किल एंड नॉलेज इन्वेस्ट इन देम। कह रहा मान लीजिए आप एक एचआर मैनेजर है और आपने ने जो एम्प्लॉय की प्लानिंग की उसकी करियर की प्लानिंग की, मतलब आप पहले सेल्स मैनेजर बनेंगे, फिर आपको फोरमैन बनाया जाएगा, या फिर आपको क्या कहते हैं सुपरवाइजर बनाया जाएगा, फिर आपको मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर आपको सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर आपको मैनेजर, फिर आपको अलग अलग मैनेजर बनाए गए जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, स्पेशलाइजेशन मैनेजर, और फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा असिस्टेंट सीईओ बनाया जाएगा। फिर जो डायरेक्टर पद होते हैं वहाँ तक आप जाएंगे, ओनर तक आप सफ़र करते हैं। तो वही कह रहा है आपके करियर की वह कैसे कैसे डेवलपमेंट होगी बेस्ड ऑन आपके स्किल के बेस पे, आपके नॉलेज के बेस पे, इन चीज़ों को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ये एक क्या कहते हैं जो एचआर मैनेजर होता है डिसाइड करता है। कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स आर द इंक्रीजिंग एसेट। कह रहा है जो ह्यूमन रिसोर्स होता है हम लोगों का यह इंक्रीजिंग एसेट होता है, मतलब जैसे आप जरूरी नहीं है कि 50 साल पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जितना जितना ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे थे तो जरूरी नहीं है तो अभी भी उतने लोग आ रहे हैं, उससे अब बढ़ गए होंगे। तो वही कह रहा है यह इंक्रीजिंग नेचर का होता है ना। कह रहा एज द ब्रिंग द लाइफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग एडेरिट सिस्टम इन दिस यूनिट ब्यूट द फोकस डीलिंग इट। कह रहा है इस यूनिट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो जो डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहला होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अब मतलब हम लोग समझ लेते हैं, है ना, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। कह रहा है एचआरएम इज द राइटली रेफर टू द पीपल मैनेजमेंट। जो एचआरएम रेफर करता है क्या है भाई कलाकारी, कह रहा है जो एचआरएम होता है यह पीपल को मैनेजमेंट करता है। पीपल मीन्स जैसे आपके कस्टमर भी हो गए, आपका वेंडर हो गया, आपका सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जो आपके कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय चाहे किसी भी लेवल के। भी कह रहा है वही कह रहा है पीपल मैनेजमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। कह रहा है इट स्ट्राइव द मेकिंग द ह्यूमन रिसोर्स कमिटेड इंटीग्रेट एंड द कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कह रहा है यही लोग जो आपके ह्यूमन रिसोर्स ही होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, जो आपकी कंपनी की गोल गोल बनाई है, जो आपका उसका मिशन है, जो उसका विजन है, उसी को मतलब करने में किसका योगदान होता है, सभी लोग कमिटेड होते हैं,
सभी लोग उसको करने में मतलब उसको अपना एनर्जी देते हैं, और सभी लोगों का अपना अपना योगदान होता है। इसमें से कोई सा एक बंदा नहीं कह सकता है कि वो उसी ने सब कुछ काम करके रख सब कुछ काम कर दिया है। जैसे मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं, आपने कोई सा भी मतलब प्लानिंग बनाया, बट उसको मानने वाला ही कोई नहीं है। तो वही बात है ना कि सभी लोग आप कमिटेड होते हैं, सभी लोग इंटीग्रेट होकर के काम करते हैं, जुड़ करके काम करते हैं, सभी लोग अपना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं, ठीक है, अपना अपना योगदान होता है। दिस आल्सो एंश्योर द पीपल जस्ट नॉट ओनली कह रहा है जस्ट नॉट ओनली वर्क ऑन द डे टू डे बेसिस रिमेन द मोटिवेट फॉर द स्टेइंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टाइम। कह रहा है कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग एंड द रादर देन नॉट कमिंग बिग बीट्स बीट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जो एक एचआर मैनेजर होता है, केवल और केवल अपने एम्प्लॉय को डे टू डे बेसिस पे यानी कि रोजमर्रा में उनको काम करना ही नहीं पड़ता है, बल्कि उनको समय समय पे मोटिवेट करना पड़ता है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाना है, लंबे समय तक चलाने के लिए, फिर कह रहा है कि इससे जो मतलब अच्छा, जैसे मोटिवेट किस प्रकार से, जैसे अगर कोई जैसे जैसे प्रमोशन दे देते हैं, इससे मोटिवेट हो जाता है। कोई बात समझा देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, अप्रेजल देते हैं, परक्विजिट दे देते हैं। परक्विजिट में जैसे जैसे कोई उसके घर का बीमार है तो दे दिया 10,000 की, ये ले जाओ। और उसके बच्चे की पढ़ाई में थोड़ा लेट पास होता है, बार बार वो जा रहा है उसको अपने बच्चे को छोड़ने कॉलेज, बार बार जो वो जा रहा है अपने बच्चे को लाने ले जाने, तो उसको उसको दे दिए कि ये लो, अब आपका बच्चा मतलब स्कूल से मतलब कॉलेज के जो बस है उसी से आता जाता रहेगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब यही होता है, मतलब बहुत सारी परक्विजिट होता है ना, कि जैसे ये ले जाओ, मतलब इतना दिन हो गया तुम मतलब काम करते करते कभी तुम छुट्टी नहीं मारे, ये ले जाओ, जाओ गोवा घुमाओ। तो मतलब यही सब होता है परक्विजिट, है ना। फिर कह रहा है फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ द एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट मैनर। कह रहा है कि जो पहला डिफिनेशन इसमें ये बताया है कि यह कैसे मतलब सही मैनर में, सही तरीके से, अच्छे तरीके से, कंप्लीट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की, जिस प्रकार की आप ऑर्गेनाइजेशन है उस तरीका से एक स्ट्रक्चर वे में, एक सही तरीके से, एक रूल रेगुलेशन नियम कानून को मानते हुए भी पीपल को, सभी लोगों को मैनेज करना, यह क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज, इसमें मैनर और ये स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया जैसे किसी को आप जबरदस्ती कोई सा भी काम ना कराएं, वही चीज़ इसमें बता रहा है ना, कि जैसे आपने कोई चीज़ किसी के ऊपर थोप दिया तो इस प्रकार से ना करें आप। फिर कह रहा है दिस कवर फील्ड ऑफ द स्टाफिंग, रिटेंशन पीपल, पे एंड पर्क सेटिंग, मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, चेंज इन्वायरमेंट, टेकिंग केयर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द कंपनी राउंड एक्टिविटी। कह रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर और माइनर वे में करते हैं। कह रहा है कि पहले सबसे पहले उसको हायर करते हैं। हायर मीन्स आप जैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूट के थ्रू पीपल को लाते हैं, उनको उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में उसको काम करने के लिए मतलब बोलते हैं। फिर उसको रिटेन करना, रिटेन मीन्स कि वह मतलब जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन वो छोड़ के ना जाए, उसके लिए हम लोग बहुत सारे तरीके तरीके अपनाते हैं। जैसे हम लोग से बहुत सारे मतलब जैसे अभी ई शॉप नाम करके आपने शेयर सुना होगा, तो उस प्रकार के, या फिर बहुत सारे इंसेंटिव देते हैं कि इतना साल के हो गए हो तो आपको ये पीएफ मिलेगा, और फिर अगर इतने साल हो गया है तो आपको मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें बेनिफिट मिलने लगेगी, आपको गोवा गोवा की ट्रिप मिलेगी, आपको विदेश घूमने की ट्रिप मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें रिटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को। और फिर कह रहा है पे करते हैं एंड पर्क भी देते हैं, बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। जैसे उसके बच्चे पर्क, यहाँ जो पर्क लिखा है, पर्क मीन्स परक्यूजिट होता है। तो जैसे उसके बच्चा जैसे उसका है तो पैदल रोज आता जाता रहता है पढ़ने, तो उसको साइकिल दिला दिए, या फिर दीपावली में कपड़े दिला दिए, है ना। और पे मीन्स कुछ पैसा दे दिया। तो इस प्रकार से हम लोग मैंने उसके परफॉर्मेंस को मैनेज करना मतलब कि जैसे वह कितने कितने अच्छे से वह काम कर रहा है, उसी के हिसाब से उसको उसको एक्स्ट्रा चीज़ें देना। जैसे उसको
पैसा या तो बढ़ा देना या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना या तो उसकी पद ही प्रमोट कर देना, दूसरे पद पे बैठा मतलब दे देना, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। फिर कह रहा है चेंज मैनेजमेंट, और अपने मैनेजमेंट की इंटीरियर एक्सटीरियर ग्रोथ से मतलब अपनी इन्वेंटरी मतलब इन चीज़ों को चेंज करना, और अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मतलब अपने एग्जिस्टिंग एक्टिविटी को एक राउंड अप हर रोज मतलब देखते रहना कि कहाँ पे कमी आई है, कहाँ पे ज्यादा आई है, हर चीज़ों को एक मतलब हिसाब किताब रखना कि मतलब सही से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, सभी लोग झगड़ा तो नहीं आपस में कर रहे हैं, मतलब सभी चीज़ों को केयर किया जाता है। अगर सम फंक्शन मेक दिस डिफिनेशन टू रिकॉग्नाइज द रिकॉग्निशन आ गया to encompass earlier term of the personal management. The second definition इसमें अगला definition कह रहा है incorporate the management in the organization micro perspective like managing people in the collective relationship between the management and its employee। कह रहा है कि जो सेकंड डिफिनेशन में बता रहा है, कह रहा है यह हम एक माइक्रो, एक होता है माइक्रो, माइक्रो में छोटे लेवल पे, माइक्रो में बड़े लेवल पे। कह रहा है जैसे प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, उसको क्या कहते हैं डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल उससे रखना, तो इन सभी चीज़ों का करना किसका काम होता है, एक एचआर मैनेजर। तो वही बस कह रहा है कि जो हाँ इसमें यहाँ भी यह भी बता रहा है कि जो एक एचआर मैनेजर होता है ना, तो वह मतलब इन दोनों बीच में कड़ी होता है ना, मैनेजमेंट के बीच में, मतलब जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको भी देखना पड़ता है, और एम्प्लॉई की क्या एक्चुअल में दिक्कत आ रही है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। इन दोनों के बीच का ये ब्रिज का काम करता है, इन दोनों के बीच में यह अच्छा रिलेशन रखता है, कलेक्टिव रिलेशन। कलेक्टिव में इसकी सामूहिक मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको भी देखना पड़ता है, उसको भी अपने माइंड में रख के चलना पड़ता है, और जो एम्प्लॉय हैं उनकी भी समस्या को सुनना पड़ता है, तो ये दोनों बीच का काम करता है। कह रहा दिस अप्रोच द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव आउटकम्स ऑफ द एचआर फंक्शन। कह रहा है कि यह हमेशा इसकी अप्रोच ये रहती है कि उसका जो वो प्लानिंग कर रहा है, जो भी वह नया चीज़ें ला रहा है, तो उसका क्या आउटकम निकल के आ रहा है, उसका क्या परिणाम रिजल्ट क्या उसका आ रहा है, वो सही पढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है। कह दिस आल्सो witness in the contemporary organization which involving enable people develop them and the focus them employee relationship fulfill for both management as well as employee। कह रहा है यह मैनेजमेंट लेवल पे और एम्प्लॉय लेवल पे दोनों के बीच में रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से फुलफिल करता है, उसको कंप्लीट करता है, किसके हेल्प से कि जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको डेवलप करके, जैसे उनमें जैसे हर एक एम्प्लॉई अच्छा निपुण नहीं होता है उसी किसी भी काम को करने में, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उन चीज़ों को ट्रेनिंग के थ्रू या फिर पर्सनल बुला करके स्टाफ या फिर किसी भी कॉन्फ्रेंस हॉल में या फिर अपने ऑफिस में उसको बुला करके या फिर कॉल के माध्यम से मतलब किसी भी माध्यम से उसको अच्छे प्रकार से ट्रेंड करना, डेवलप कर देना उसको, है ना। तो इन सभी चीज़ों का काम किसका होता है, एक जो वहाँ का एचआर मैनेजर होता है। कह रहा ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्विंग द डिमांड और द organization HR function stand capable and flexible to adapt ट्रांसफर टू एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज क्विकली। कह रहा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो समय के अनुसार जैसे इंटरनेशनल रिटेलर भी आ गए हैं अब तो उनसे उनसे compete करना, कुछ इंटरनल चीज़ें होती हैं, इंटरनल चीज़ें मतलब कि अपने में भी कुछ कमी हो सकती है, एक्सटर्नल जिसे बहुत सारे कंपटीटर आ गए हैं आपके, उनसे उनसे आपको लड़ाई करना, तो इन सभी चीज़ों को आपको देख करके फिर उसके अनुसार आपको प्लान बनाना होता है कि कैसे इन सभी चीज़ों को compete किया जाए, इनसे कैसे बेटर आप परफॉर्मेंस करें। कह रहा दिस मेक्स द रोल ऑफ द एचआर मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स थस द प्रोवाइडिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस कंपनी। कह रहा है ये सभी
वहाँ के जो मतलब ये सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इन सभी बिजनेस की एक्टिविटी को अच्छे तरीके से मैनेज करना किसका काम होता है? जितनी भी चैलेंजेस आने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को मैनेज करना किसका काम होता है? एचआर मैनेजर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। कर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स रिजल्ट इन। कह रहा अगर आप जो एक एचआर मैनेजर होता है, अगर वो अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी ढंग से या कंट्रोल्ड वे में, इफिशिएंट मीन्स क्या कहते हैं, जैसे न कम न ज़्यादा, ज़्यादा हो जाए, अच्छा बेटर हो जाए, बट ऐसे कमी ना आ पाए, है ना, किसी भी तरीके से। तो वो अगर अच्छे तरीके से हो रहा है, इफ़िशिएंट वे में हो रहा है, इफ़ेक्टिव तरीके से अगर आप मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल में रख रहे हैं और अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? तो पहला रिजल्ट क्या बता रहा है? पहला कि बेटर प्रोडक्टिविटी। कह रहा आपकी इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ने लगती है, मतलब आपकी सेल्स ज़्यादा होने लगती है। सेल्स ज़्यादा होने से मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग जब प्राइस इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था कि जैसे कभी कभी क्या होता है, कंपनियां मतलब जैसे आपकी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ने पुराना माल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, तो उसको निकालने के लिए भी हम लोग सेल्स बढ़ा देते हैं। तो सेल्स बढ़ती है ना। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं, कभी मतलब कभी हमेशा ये नहीं होता है कि मतलब आपको प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेज में यही देखा जाता है कि सेल्स बढ़ाते ही इसीलिए कि मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, प्रॉफिट और जिससे आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, आपका मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा फायदा, इनहेंस कंपनी इमेज। कह रहा है कि इससे जब आपके अच्छे प्रकार से जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, हमेशा वह खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, कस्टमर के साथ फेयर बिहेवियर करते हैं, अच्छे से अपना फुल पोटेंशियल लगाते हैं सर्विस देने में। तो इससे आपकी इमेज इन्हेंस होती है, बढ़ती है, और वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जिससे बढ़ता है, जिससे वो लॉयल बनते जाते हैं धीरे धीरे। फिर कह रहा है हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड कल्चर इफेक्टिवली। कह रहा है इससे जब मतलब आप एक एचआर मैनेजर जब सही होता है वहाँ का, तो वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होता है, वहाँ का कल्चर भी अच्छा होता है। मतलब वहाँ पे कोई लेडीज या पुरुष या फिर काला गोरा, हिंदू मुस्लिम, मतलब इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर पाता। एक अच्छा कल्चर क्लाइमेट, मतलब वहाँ पे एक अच्छा प्रकार का हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन बन पाता है। ठीक है। फिर अगला है कॉम्पिटिटिव एंड द डेवलपमेंट ओरिएंटेशन। कह रहा है इससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्पिटिटिव, मतलब आपके कंपटीटर से बेटर बेटर परफॉर्म कर पाता है, और आप समय समय पे डेवलपमेंट, उसका विकास भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। कह रहा है कोर एलिमेंट ऑफ द एचआर मैनेजर। कह रहा है कि जो एचआरएम होता है, एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो पहला है, कह रहा बी वुड आइडेंटिफाई द कोर एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी ऑफ द एचआर क्लियरली। कह रहा है कि पांच एलिमेंट इसमें ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अगर अच्छे प्रकार से समझ लेंगे, क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे इन सभी एक्टिविटी को, तब हम अच्छे प्रकार से नए नए प्लान ला सकते हैं, नई चीज़ों को उनमें डेवलप कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि वो कौन कौन से एलिमेंट में, वो कौन कौन सी एरिया में, या फिर क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमको करना है, जब आपको नहीं पता है किसको करना है, किसको करवाना है, किससे कहाँ पे रिपोर्ट करना है, किससे अपना काम करवाना है, क्या काम करना है आपको, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कि आपकी मतलब आपका जो भी काम है, आपको पता होना चाहिए कि मतलब हम कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है। तो पहला एलिमेंट होता है, पहला चीज होता है पीपल। पीपल मीन्स कि इसमें आपका कस्टमर हो गया, आपका वेंडर हो गया,
आपका सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एजेंट अगर है तो एजेंट के थ्रू अगर आप बाई कर रहे हैं तो एजेंट हो गया, आपका कस्टमर हो गया, आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी चीज़ों को, तो ये सभी को पीपल के नाम से जानते हैं। कह रहा ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द पीपल हुई स्टाफ एंड द मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा स्पेशली टू द रिटेल पीपल मैनेजमेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द व्यू लॉन्ग लॉन्ग हार ऑफ द वर्किंग। कह रहा है कि जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि ये रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं इनको संडे मंडे की कोई छुट्टी नहीं रहती है, दीपावली होली मतलब कोई सा भी त्यौहार रहता है तो उनको कंपलसरी ड्यूटी करना होता है। जैसे पुलिस वालों का होता है कि जैसे जब त्यौहार आती है या फिर कोई स्पेशल डे आती है तो उनको उनको स्पेशल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो वैसे रिटेल बिजनेस भी हम लोगों का है कि जैसे मेन जो मेन त्यौहार आते हैं तो आपको मतलब अपने रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में ही मतलब अपना बिजनेस संभालना पड़ेगा, ये नहीं कि आप छुट्टियां मनाएंगे, ठीक है। तो और ये कह रहा है कि लॉन्ग हावर, इसमें आपको काम भी ज़्यादा घंटा तक करना होगा, कम से कम आपको 8 घंटा करना ही करना पड़ता है ना। लेकिन लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे एक रिटेलर काम कितना करवाता है आपसे 10 से 11 घंटा, लेकिन अगर 10 से 11 घंटा आपसे काम करवा रहा है तो बीच बीच में 2.5 घंटा का आपको इंटरवल भी देगा, ठीक है। आपको उनको लंच के लिए भी मतलब ब्रेक के लिए भी देगा, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें पीपल मतलब अब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि जैसे अपने एम्प्लॉयों के परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से पहचानते हुए उनको स्टाफ करना, उनको मतलब उस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना और उनको मैनेज करना। मैनेज का मतलब जैसे उनके परफॉर्मेंस को देखते रहना, है ना, कि उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से है उसके हिसाब से उसको प्रमोट करना ना, चाहे वो पैसे से हो, मतलब चाहे वो परक्विजिट हो, चाहे पेमेंट, चाहे डायरेक्ट पेमेंट हो, चाहे मतलब किसी भी प्रकार की, चाहे उसकी प्रमोशन हो, ट्रेनिंग हो, इस प्रकार से। फिर कह रहा है एक होता है HRM। HRM का मतलब क्या होता है ना, HRM कह रहा हूँ अगला होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि HRM इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन and the principle of acquisition and developing, maintain and the remuneration employee in the organization. This involve the keeping the motivate, award, reward, रिकग्निशन एंड प्रमोशन। कह रहा है कि मैनेजमेंट करना, अच्छा उनको जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना किसका काम होता है, HR मैनेजर का काम होता है ना। तो वह बहुत सारे प्रिंसिपल लाता है, बहुत सारे नियम कानून लाता है, बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे एक्टिविटी अपनाता है। एक्विजिशन माने अपनाता है, उसको डेवलप करता है, डेवलप माने उसमें सुधार भी लाता है, विकास भी उसका करता है, उसको और ज़्यादा बढ़िया से मतलब क्या कहते हैं, रिसर्च करता है, एनालाइज करता है और उसको मेंटेन भी करता है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई प्लान ले आया या फिर कोई सा भी चीज़ वो एक्वायर कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है, तो उसको मेंटेन भी करना HR मैनेजर की ही काम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। एक रिम्यूनरेशन एम्प्लॉय। फिर कह रहा है इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल होते हैं, जैसे उसको अवार्ड देना, रिवार्ड देना और फिर उसको रिकॉग्निशन करके मतलब उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट करना कि हाँ ये जैसे जब भी आप पार्टी फंक्शन हो या फिर कोई सा भी चीज़ हो तो उसको वहाँ पे लेकर जा करके मतलब अपना पहचान दूसरे दूसरे लोगों से उसका पहचान करवाना। प्रमोट करना चाहे वह पैसे से रिलेटेड, चाहे उसको एक पद से दूसरे पद पे दे देना। जैसे वह सेल्स मैनेजर था तो उसको आप परचेज मैनेजर या डिपार्टमेंट मैनेजर या कैटेगरी मैनेजर या फिर CEO या फिर और कुछ बढ़िया मैनेजर वाला, मतलब कुछ भी उसको प्रमोशन करना, इससे वह मैनेजमेंट एक्टिविटी में आता है, ठीक है। मैनेजमेंट एक्टिविटी में क्या क्या आता है, अवार्ड हो गया, रिवार्ड हो गया, रिकग्निशन हो गया, प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो अगला होता है इंटीग्रेट चॉइस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एंड द कंसिस्टेंसी। कह रहा है किसी भी चीज़ को संयुक्त करना, संयुक्त मीन उसको इकट्ठा करना, जैसे एम्प्लॉय को आपस में इंटीग्रेट किए रहना, मतलब आपस में जोड़े रहना, सभी लोग एक दूसरे से डिस्प्यूट ना करें,
सभी लोगों में ग्रीवेंस ना रहे और उनको कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार। क्या डिसीजन रिलेटेड टू द पीपल मस्ट बी देयर इंटीग्रेट एंड द कंसिस्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिवली टू रन। कह रहा अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली तरीके से लॉन्ग समय पे लंबे समय तक चलाना है तो सभी लोगों को मिल करके काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेट हो करके काम करना पड़ेगा और कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा, है ना। कंटिन्यूअस काम पर कंसिस्टेंट होकर के लगातार काम करना पड़ेगा। इट इम्परेटिव टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड देयर टू रूल पॉलिसी स्टैंडर्ड ऑपरे SOP जो होगा। कह रहा है जो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होते हैं, इनमें हमेशा ये कम से कम इन चीज़ों को देखते रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक आप HR मैनेजर हैं तो इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। किसी के लिए रूल अलग है, किसी की रूल अलग है, ऐसा ना हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। उसकी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो है वो भी उसमें भी जैसे SOP क्या होता है, जैसे मतलब किसी भी काम को करने से पहले उसकी पहले से ही एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है, एक बेंचमार्क तय किया जाता है। हम पहले से ही मार्क डाउन करके रखते हैं कि आपको कम से कम तो इतना लेवल तक सर्विस आपको देना ही देना। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसको कैसे किस प्रकार से उसको मतलब पहले उसको वेलकमिंग करना है, ग्रीटिंग करना है, ऑर्डर को टेक करना है, पेमेंट करवाना है, मतलब वही कब पेमेंट करवाना है, मतलब जब कैसे उसको ऑर्डर को वहाँ पे पहुँचाना है, सभी इन चीज़ों को देखना आपकी इन सभी चीज़ों को सेट करना ही SOP कहलाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। जैसे कि अगर मान लिया जाए स्टॉक से रिलेटेड मान लिया जाए कि आपको कब जैसे कोई लोग 15 दिन का माल कम से कम रहना चाहिए, है ना। इस प्रकार से वो लोग अपना दिमाग में रखते हैं कि इसके पहले आ जाना चाहिए। तो कितना टाइम लीड टाइम कितना लग रहा है कि जैसे आप कब ऑर्डर कर रहे हैं और आपका जो वेंडर है या फिर सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कब आप तक माल पहुंचा रहा है, इन चीज़ों को मतलब देखना पड़ता है। और कब कब कौन सा माल मंगवाना है, इन चीज़ों को मतलब ये सभी चीज़ों की एक्टिविटी की एक SOP पहले से ही सेट करके रखते हैं, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। और फिर कह रहा अगला होता है इन्फ्लुएंसर मीन्स कि मतलब जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कभी कभी आप नए नए एक्टिविटी करवाते हैं, मीन्स आप यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग करवाते हैं इन्फ्लुएंसर के थ्रू, जिसकी ज़्यादा मतलब यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर पेपर में ऐड देना, टीवी पे अपना ऐड देना, जैसे आपने फेयर लवली के देखा होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ होगी। तो और क्या कहते हैं रेडियो पे एडवर्टाइज देना, और किसी भी बड़े नेता को अपने कंपनी में बुलाना, और वकील से अपना बहुत बढ़िया संपर्क रखना, इन सभी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंसर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर वकील आपके ऑर्गेनाइजेशन में रोज रोज आता है तो इससे मतलब बढ़िया आपकी मतलब क्या कहते हैं, जैसे वकील आएगा तो उसका क्लाइंट भी आएगा और कोई सा भी अगर इशू होगा तो उसको भी मतलब सुलझाने में वह राय दे देते हैं। तो वही कह रहा डिसीजन मस्ट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवली ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोवाइडिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड द सर्विस टू द कस्टमर एंड द अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कह रहा कस्टमर ओरिएंटेशन, सर्विसबिलिटी एंड द टीम वर्क एक्वायर द प्रमोटेड। कह रहा है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉई आपके जो आप बोल रहे हैं या फिर जो आप काम कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका इतना इफ़ेक्टिव है, इतना इन्फ्लुएंसर है, इतना मतलब प्रभावी ढंग से आप कर रहे हैं, इतना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं कि सभी लोग उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, उससे सभी लोगों का इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, जिससे वह लोग बेटर तरीके से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में गोल सेट किया है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसी के अनुसार प्रोडक्ट सर्विस को रेंडर करते हैं। और ये लोग कस्टमर ओरिएंटेशन होते हैं, मतलब कस्टमर की नीड वांट के अनुसार वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये लोग सर्विस एबिलिटी यानी कि सर्विस अपनी देने की और क्षमता को लगातार इंक्रीज करते हैं।
और ये लोग यही लोग होते हैं जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, यही लोग टीम वर्क में भी प्रमोट करते हैं। मीन्स जब आप अच्छे तरीके से मैनेज किए रहेंगे, अच्छे तरीके से आप पॉलिसी को लेकर आएंगे, अच्छे तरीके से उसमें ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, है ना, तो सभी लोग टीम वर्क में उनका टीम वर्क यानी कि एक साथ काम करने की बढ़ती है, काम करने की क्षमता। फिर कह रहा है अप्लीकेबिलिटी। अगला एलिमेंट क्या होता है? अप्लीकेबिलिटी। अप्लीकेबिलिटी मीन्स कि इन सभी चीज़ों को अब अप्लाई कहाँ करना है। जैसे कभी कभी कोई इसमें अ, जो आपका एम्प्लॉई है उसकी हेल्थ को ध्यान रखना, उसकी क्या कहते हैं, कोई नया पॉलिसी पॉलिसी लाना, या फिर उसको क्या कहते हैं, हायर करना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इन सभी चीज़ों को मतलब इसका अप्लीकेबल देखा जाता है। तो वही पढ़ते हैं। कह रहा HRM प्रिंसिपल आर द अप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन एंड इमर्जिंग फॉर्मेट ऑफ रिटेल लाइक द ऑनलाइन रिटेल online large format is the important while the retail emerge in the multi-channel retail and the omni-channel retail while be the study in the formatting communities। कह रहा है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है। जैसे हम लोग यहाँ लिखा है क्या है? यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन रिटेल। कह रहा है जैसे कि आजकल की जो मतलब हम लोगों का जो खासकर रिटेल बिजनेस है, आप बहुत सारे चाहे वो अमेजोन ले लें, चाहे फ्लिपकार्ट ले लें, शॉपिफाई ले लें, मतलब मीशो ले लें, चाहे मतलब कोई सा भी मतलब बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एचआर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना, कि कोई ना तो कोई वो करता ही होगा। तो वही आप मतलब अपने बिजनेस को कैसे किस प्रकार से आपका लार्ज फॉर्मेट में अगर आपको करना है तो इन सभी चीज़ों को करना ज़रूरी ही ज़रूरी होता है। और इसको कहाँ कहाँ देखा गया है, जैसे एजुकेशन पर्पज। जैसे आप एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में देखा जाता है एक एचआर जरूर होता है। एचआर जैसे कौन सा टीचर, किस टीचर की आपकी नीड है, और उस टीचर में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, कितना एजुकेशन लेवल होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी एटीट्यूड होना चाहिए, फिर इन सभी चीज़ों को देखना। एचआर और हेल्थ सेक्टर में भी देखा जाए, जैसे आप एक बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो आप कहाँ पे अपने लिए डॉक्टर लेकर आएंगे, उनको किस प्रकार से मैनेज करेंगे, ट्रेनिंग का प्रोवाइड करना है, कैसे किस चीज़ों को मतलब अपना एसओपी सेट करना, इन चीज़ों को वहाँ पे भी देखा जाता है। अगला जहाँ रिक्रिएशन चीज़ें होती हैं, जैसे रिक्रिएशन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, वहाँ पे अक्सर इसको देखा जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है चाहे वह ओमनी चैनल हो, चाहे वह मल्टी चैनल हो, चाहे वह एक माध्यम से कर रहा हो बिजनेस, चाहे वह अलग अलग माध्यम से कर रहा हो। जैसे या तो ब्रिक एंड मोर्टर टाइप है आपका स्टोर, या तो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है ना, या फिर केवल और केवल ऑनलाइन है। वही कह रहा है चाहे आपका ओमनी चैनल है, मल्टी चैनल है। अब ये तो हो गया। तो हम लोगों ने मतलब क्या क्या एलिमेंट देखा। तो पहला एलिमेंट क्या था? पीपल। दूसरा क्या था? मैनेजमेंट। तीसरा क्या है? इन्फ्लुएंस। और चौथा क्या है? अप्ली अप्ली के अरे मम्मी अप्लीकेबल। कहाँ जाओ भाई। और अगला हम मैनेजमेंट, हाँ, इंटीग्रेशन एंड कंसिस्टेंसी, है ना। तो पांच चीजें, पांच एलिमेंट होते हैं एक एचआरएम में। पहला क्या है? पीपल। दूसरा क्या है? मैनेजमेंट। तीसरा क्या है? कंसिस्टेंसी। और चौथा क्या है? अप्लीकेबिलिटी। और पांचवा क्या है? इन्फ्लुएंस से होना चाहिए। ठीक है, प्रभावित भी होना चाहिए। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्या इसका गोल रहता है एचआरएम की? मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट ना रहे तो उसका क्या नुकसान रहेगा, और अगर वो है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, इसमें मतलब चार ऑब्जेक्टिव कह रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव, है ना।
ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करने के लिए, है ना, एक एचआर जरूर मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखता है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही एचआर हो। जैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज बड़ी है तो और भी एचआर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एचआर रखते ही है। मतलब जैसे आपकी किस प्रकार की स्टो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, कितना कितना उसका साइज है, तो उससे डिपेंड करता है कि एक एचआर रहेगा या फिर एक भी एचआर नहीं रहेगा। जैसे अगर आपका छोटा सी टपरी है तो आप एचआर मैनेजर कैसे रख पाएंगे? तो आप खुद ही सब कुछ हैं। फिर कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ता है। कह रहा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एचआर शुड बी द बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन विद द क्वालिटी एंड द कमिटेड ह्यूमन रिसोर्स एंश्योर द अचीविंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कह रहा है जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं वो जरूर कमिटेड होना चाहिए, जरूर वो उसमें क्वालिटी होना चाहिए कि वे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए वे लोग कमिटेड होना चाहिए। वे लोग उस पर मतलब अपना फुल एफर्ट लगाएं। ऐसा ना रहे कि जैसे ये तो ऑर्गेनाइजेशन की फ़ायदा है, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। तो मतलब इस प्रकार की कुछ मैं मतलब एक होता ना कि मैं ये शब्द ना आ ना पाए कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। कह रहा है इस प्रकार की बहुत सारी क्रिटिकल फैक्टर को, यानी कि जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसी के अनुसार ओरिएंटेशन मिल जाती है। इसका फ़ायदा ये रहता है, ठीक है, और उसी के मतलब ओरिएंटेशन में काम करवाने के लिए करते हैं। तो दूसरा काम क्या होता है, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल मीन्स काम भी आपको करवाना है, तो उन प्रकार के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए है ना, तो एचआरएम जरूरी होता है। फिर कह रहा है एचआरएम शुड द एंश्योर द राइट पर्सन इज असाइन द राइट जॉब। कह रहा है एचआर मैनेजर ही एक ऐसा बंदा होता है जो सही समय पे सही जॉब पर सही बंदे को असाइन करता है, उसको सौंपता है, वह राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, डेलीगेट करता है। इट शुड द फैसिलिटेट द क्वालिटी परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग एंड द अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। और कह रहा है यही वो बंदा है, यही मैनेजर होता है, वही आप ही वो मैनेजर हैं, आप ही वो एचआर मैनेजर हैं जो ह्यूमन रिसोर्स जो मतलब काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक अप्रोप्रिएट, उनके लिए उन्हीं के अनुसार उन्हीं की ही मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं, जैसे उन्हीं से ही मिलता जुलता आप अच्छा अच्छा नया नया पॉलिसी लेकर आते हैं ताकि आपकी की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। वे लोग नए नए पॉलिसी को फ्रेमवर्क करते हैं, नए नए पॉलिसी को लाते हैं। इन a retail employee induction program ensure दिस ऑब्जेक्टिव। कह रहा है जो रिटेल स्टोर होता है जब एम्प्लॉय हायर हो करके जब किसी भी चीज़ में यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम होता है तो उसी से उसकी ऑब्जेक्टिव सेट मतलब बताया जाता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है। मीन्स जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, इंडक्शन मीटिंग होता है, जैसे हम लोगों को जब एडमिशन यहाँ पे हुआ था, है ना, तो जब एडमिशन हुआ था तो हम लोगों की इंडक्शन मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे जैसे हम लोगों के प्रिंसिपल सर ने आया था कि बोला था कि ये जो कॉलेज आप जो लोग पढ़ रहे हैं ये 100 साल पुरानी है। यहाँ ये मतलब जो कॉलेज है पहले सिविल इंजीनियर से शुरुआत हुआ था। फिर लोगों मतलब अब जो अब का समय है वह चार चार ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, है ना। तो मतलब वही जो और फिर बताते हैं कि जैसे आप लोग पढ़ने आए हैं लखनऊ, बोलते हैं कि जैसे लखनऊ बेटा लखनऊ बहुत अच्छा भी है, बहुत बेकार भी है, आप जैसा आप इसको यूज़ करेंगे वैसा आप बन सकते हैं। मतलब मतलब इसकी चमक धमक बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो उसमें आप अट्रैक्ट मत होना बेटा। जो भी आप काम करने आए हैं उसको आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को ध्यान में रखना। तो वही जब आप किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो अभी जो वहाँ का एचआर मैनेजर रहेगा तो वह इन सभी चीज़ों को वह अवेयर कराएगा कि वह किस किस कंपनी से डील कर रहा है, कैसे कैसे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, कस्टमर से कभी भी आर्गू नहीं करना है, मतलब कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है आपको, कैसे स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, कैसे मतलब क्या कहते हैं जब कैश काउंटर पे रहेंगे तो कैसे कैसे उनको मैनेज करना है, ठीक है।
तो इन सभी चीज़ों को मतलब इंडक्शन मीटिंग में आपको कुछ मतलब एक ओवरव्यू दे दिया जाता है ना। अरे मम्मी, अगला होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो एक एम्प्लॉय होती है उसकी भी तो कुछ मतलब जैसे उसकी भी तो कुछ कमियां जास्ता होगी, तो उसकी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो एक एचआर मैनेजर होता है मतलब अपना एनर्जी मतलब लगाता है कि उसको भी फुलफिल किया जाए भाई। कह रहा the HRM aim to assist the employee achieving their the personal goal because these goals enhance the individual contribution toward the achievement of organization goal through the employee training and the product knowledge। कह रहा है जब आपका एम्प्लॉय आता है शुरुआत में तो उसको उनको प्रोडक्ट की नॉलेज हो सकता है कि अच्छे प्रकार से ना हो। यह जो ट्रेनिंग होता है और हो सकता है वह अच्छे प्रकार से आपके ऑर्गेनाइजेशन की गोल के बारे में, मिशन के बारे में, विजन के बारे में ना जानता हो। इन चीज़ों से सभी चीज़ों से अवेयर करवाना एक एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उसके जितने जितने भी गोल हैं उसको अचीव करने के लिए उसमें अपना फुल कंट्रीब्यूशन एनर्जी के साथ काम करना। उनके पर्सनल गोल मीन्स जैसे ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय मतलब उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता है जब उसको इन चीज़ों को जब नॉलेज नहीं रहती है ना। जब जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है वह अपना एनर्जी लगाने की कोशिश करता है ना। और मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉय है वह जानते हुए भी अगर वह अच्छी एनर्जी से काम नहीं करता है तो उसकी ज़रूरत होती है कि आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, है ना। फिर कह रहा है दिस इज नेसेसरी टू मेंटेन रिटेन मोटिवेट मी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अल्टीमेटली इनहेंस द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। कह रहा है यह आपके एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करता है, उसकी परफॉर्मेंस यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है। कि उनको यह उसको मेंटेन करने में यानी कि उसको मेंटेन करने में यानी कि उसको रहने में कोई तकलीफ ना हो। रिटेन में यानी कि वह मतलब जैसे वह ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। मोटिवेट रहे, मोटिवेट मतलब हमेशा वह खुश रहे, मस्त रहे, एनर्जी के साथ काम करे। यह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे इसको मेंटेन करना, एचआर मैनेजर की। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव कह रहा है कुछ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। कह रहे अगला जिस इसमें पढ़ते हैं, कह रहा ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी ethically and the society responsibility to need and challenge of the society। कह रहा HRM of the organization should the work to satisfy such as सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वह ऐसा कोई हजार्डस प्रोडक्ट ना बेचे, कोई जहरीला प्रोडक्ट ना बेचे। वह मतलब नियम कानून पे रहे, मतलब वह सोसाइटी के लिए वह अच्छा काम करे, इस प्रकार से आप इंश्योर करें। जो भी सोसाइटी के लिए कोई सा भी चीज़ चैलेंज ना बन के रह जाए, है ना। जो भी सोसाइटी में कमी है उन चीज़ों को मतलब कमी को दूर करने की भी कोशिश करता है एक रिटेलर उनकी। और जो भी जैसे क्या कहते हैं, जैसे किसी पार्टिकुलर प्रकार की उसकी समस्या आ रही है तो उनमें अपना कंट्रीब्यूट करके उसको ओवरऑल उसको कम करने की कोशिश करें। जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं, कभी भंडारा हो रहा है, कभी अब कुछ नया नया प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें भी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देना। जैसे मंदिर बनना है तो उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देना, पार्क बनना है या फिर कोई सा भी चीज़ हो रहा है तो उसमें भी अपना योगदान देने से आपकी इमेज थोड़ा सा अच्छा बनता है। फिर कह रहा HRM ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड द वर्क द सेटिस्फाइड एंड द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव वाइल द मिनिमाइज द निगेटिव इम्पैक्ट एंड द सच द मेजर अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इस प्रकार से करने में आपकी निगेटिव इम्पैक्ट जो होता है या मिनिमाइज होता है या कम होती है, ठीक है। जैसे इसमें स्टार इंडिया बाजार, चौपाल सागर, हरियाली किसान बाजार, इसमें से कुछ ऐसे रिटेल बिजनेस होते हैं जो इस प्रकार के मतलब इंडियन सिनारियो में इस प्रकार की चीज़ों को करते रहते हैं, ठीक है। अब अगला है रिटेल और इन एचआर इन द रिटेल। कह रहा HRM जो हम लोगों के रिटेलिंग में कैसे वह परफॉर्म करता है या फिर कैसे कैसे चीज़ों को वह देखता है। कह रहा है इट इज़ द इंटरेस्टिंग द रिटेल सिनारियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
is the highly volatile and the truly vulnerable। कह रहा है जो हम लोगों के में है यह वोलाटाइल नेचर का होता है और यह सचमुच वल्नरेबल यानी कि हमेशा चेंज होने की रहता है। वोलाटाइल का मतलब छोड़ता मतलब जरूर आपका मतलब क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रकार की आप ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है उसी प्रकार से ही हमेशा काम करता रहे, वह चेंज भी हो सकता है, वोलाटाइल नेचर का होता है। There are in business scenario like the garment manufacturing in the or the similar one. Manufacturing employee don't directly interact with the customer at the diverse geographical place। कह रहा है मान ले जाए आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो आप गारमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना। तो जिसमें जब आप गारमेंट की यानी कपड़े लत्ते से रिलेटेड आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या होता है, आप डायरेक्टली किसी कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं किसी भी जियोग्राफिकल प्लेस में जा करके, वहाँ जा करके, है ना। वेयर इज द रिटेल सिनारियो इन कस्टमर इन द पार्टिकुलर। लेकिन वहीं पे अगर ये देखा जाए रिटेल सिनारियो में यह इंड कस्टमर से हमेशा इंटरेक्ट यानी कि उसी के कांटेक्ट में रहता है ना। Customer general present and the store front and the people in the arena of action every minute of the work। कह रहा है जो रिटेल बिजनेस में होता है वह हमेशा पूरा एनर्जी लगाता है और हमेशा वह कस्टमर के ही कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। इस प्रकार से इनफैक्ट करें वास्तव में वर्क इन द रिटेल सिनारियो स्टार्ट विद इंड यूजर और द कंज्यूमर। कह रहा है जो रिटेल बिजनेस होता है ना इसमें इंड कस्टमर से इंड यानी लास्ट से भी लास्ट कस्टमर या कंज्यूमर उपभोक्ता जो यूज करेगा उससे यह डील करता रहता है हमेशा। कह रहा फॉर दिस रीजन, कह रहा यही कारण है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द हाईली वोलाटाइल ट्रूली वल्नरेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कह रहे हैं यही कारण तो है कि ये हाईली वोलाटाइल होता है। मीन्स आपसे कस्टमर से भी डिस्प्यूट हो सकता है, आपका कस्टमर भी नाराज हो सकता है, उसको अच्छे तरीके से रिटेन कर पाना उतना ज़्यादा मतलब आसान भी नहीं होता है उसको, क्योंकि मतलब तीन चीज़ें होती हैं मतलब वह किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। तो मतलब जैसे जो आपका ग्राहक हो गया, आपकी लाइफ हो गई, आपका टाइम हो गया, वह किसी का इंतजार नहीं करना चाह रहा होता है ना। अगर हाँ ये तो हो गया। कह रहा है द रिटेल फर्म कंपनी आर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स। कह रहा है जो हम लोगों का बिजनेस मतलब बिजनेस परफॉर्मेंस होती है, बिजनेस की काम करने की क्षमता जो होती है बहुत हाईली डिपेंड करती है, लार्जली डिपेंड करती है किसके, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, वहाँ के एचआर कैसे हैं, वहाँ की मतलब ह्यूमन रिसोर्स कितने क्वालिटी है, कितने स्किल्ड हैं, कितने ने अच्छे से वहाँ पे सर्विस रेंड कर रहे होते हैं। क्योंकि सेम प्रोडक्ट कई लोग दे रहे होते हैं बट सर्विस ही ऐसा चीज़ होता है जो उससे डिस्टिंग्विश करती है। फिर कह रहा है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एट द ब्रॉड एंड फ्रंट एंड। कह रहा है यह बैक एंड एंड फ्रंट एंड मतलब लोगों से यह डील करती है। कह रहा है क्राइटेरिया ऑफ द सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट therefore is the critical management function that the affect the every function of organization। truly this reason front end sales employee are the right respect to the brand ambassador। कह रहा है कि क्योंकि जो रिटेल बिजनेस हम लोगों का होता है ना तो यह इंड कस्टमर से हमेशा डील करता है। तो जो इंड कस्टमर होता है ना बहुत ही लाखेरा टाइप मतलब बहुत ही अलग अलग, जैसे हर एक कस्टमर का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग होता है, हर एक कस्टमर का थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं खरीदने की या फिर देखने की नज़रिए की थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। तो हर चीज़ को हर प्रकार के कस्टमर से डील करना और हमेशा चौबीसों मतलब 12-13 घंटा रोज रोज सेम मतलब हमेशा वही एक चीज़ वही एक एक्टिविटी परफॉर्म करना तो शरीर में से जकड़न सी आ जाती है ना। थोड़ा सा तो वही कह रहा है कि लेकिन फिर भी जो एक सेल्स पर्सन होता है
एक जो सेल्स एम्प्लॉय होता है, जब वह फ्रंट एंड में यानी कि जब वह उसके सामने जब कस्टमर आता है तो वह बहुत ही अच्छे प्रकार से वह काम करता है ना। ये कह रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर और सच्चा ब्रांड एम्बेसडर, सच्चा जो मतलब क्या कहते हैं, एक जो गुड्स होती है, कोई सा भी प्रोडक्ट होता है, सच्चा एम्बेसडर वही होता है। एक जो फ्रंट एंड यानी जो आपका सेल्स स्टाफ होता है वही होता है। कह रहा देयर आर वन हु प्रेजेंट द ब्रांड कंपनी टू देयर कस्टमर। कह रहा है या वही पर्सन होता है जो आपकी कंपनी की ब्रांड या आपकी कंपनी की इमेज को संभाले रहता है। जो आपका सेल्स पर्सन ही एक बंदा ऐसा होता है। फिर कह रहा है द जॉब ऑफ द रिटेल एम्प्लॉय पार्टिकुलरली एट द फ्रंट एंड ऑपरेशन इज द क्रिटिकल डिमांड इन द हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड द कमिटमेंट इन द जॉब परफॉर्मेंस। कह रहा है इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल होता है, इसमें में आपका कमिटमेंट मतलब एक जॉब जो सेल्स पर्सन होता है उसका कमिटमेंट, उसका बढ़िया से इन्वॉल्व होना, उसका अच्छे हाई लेवल में सम्मिलित होना, कस्टमर को क्वालिटी सर्विस देना, इस मतलब इतना आसान नहीं होता है उसको इन सभी चीज़ों को मैनेज करना। एक जो एचआर मैनेजर होता है इन सभी चीज़ों को बहुत ही सीरियसली और साइमल्टेनियसली लगातार इन चीज़ों को परफॉर्म करते रहता है। करा और जो एम्प्लॉय होते हैं कुछ उनकी जो क्या क्या रोल होती है, क्या क्या भूमिका होती है, यह नीचे है। ठीक है। तो पहला 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 जो काम होता है एम्प्लॉय का, सर्विस डिजाइन करना। ठीक है, सर्विस डिजाइनर का कह रहा था फाइन जो आपका एचआर मैनेजर होता है वही सर्विस को डिजाइन करता है कि किस प्रकार से आपको सर्विस देना है। कह रहा तो फाइनल पैकेज ऑफ द रिटेल सर्विस विल बी द डिसाइडेड by the employee on the spot after the assessment customer specific need desire and expectation। कह रहा है कि जो फाइनल पैकेजिंग मीन्स की अंततः जो रिटेल सर्विस होता है यह डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय ऑन द स्पॉट मतलब ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार की नीड, किस प्रकार की स्पेसिफिक स्पेशल टाइप का नीड वो चाहते हैं, उनकी डिजायर क्या होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सभी प्रकार की वो पहले से ही वह एचआर मतलब क्या कहते हैं उसके पैकेज में होता है, उसके काम में होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कह रहा दिस मीन्स द प्रॉपर ट्रेनिंग। कह रहा इसका मतलब ये हो गया कि जो एचआर मैनेजर होता है वह प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देता है अपने जितने भी रिटेल में काम करने वाले लोग। अगला है परफार्मर। कह रहा एंड द एम्प्लॉय ऑफ द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन द परफॉर्म ऑफ द सर्विस ही मस्ट इंटरेक्ट विद द अनकंट्रोल्ड एलिमेंट। कह रहा है कि जो आपका रिटेल बिजनेस होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कस्टमर की कंप्लेन को, कस्टमर के असंतोष को, इन चीज़ों को अटेंड करना, रोज रोज कस्टमर के सेम कंप्लेन को अटेंड करना, उनमें शामिल होना, उनमें कस्टमर के बीच में असंतोष कुछ होता है, कस्टमर हमेशा ये सोचता है कि हमसे कुछ ठग ना ले या फिर कुछ हमसे ज़बरदस्ती ना बेच दे, मतलब इस प्रकार के चीज़ों को उसके मन में रहता है। कस्टमर और एक क्वालिटी सर्विस को देना और कस्टमर को अपने किस प्रकार से आप प्रोसेस अपना रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे उसको लॉयल बना रहे हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं परफार्मर। अगला होता है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन मतलब वह अलग अलग टेक्निक अपनाता है, नए नए तरीके से वह मतलब सेम प्रोडक्ट की या सही बहुत क्या कहते हैं चलो पढ़ते हैं। कह रहा द सेल्स पर्सन शुड हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट ऑफर फॉर द सेल। कह रहा है किसी भी एक प्रोडक्ट को बेचने का उसको अलग अलग तरीका, बहुत तरीके से उसको बेचना आना चाहिए। कह रहा इन द मोस्ट केसेज इन द रिटेल मैन्युफैक्चरर themselves द टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड द लार्ज मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर company appoint their the own trained technician salesperson who the regularly impart product knowledge training training session for the enhance their skill
कह रहा है कि जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर मल्टी मल्टी ब्रांड कंपनी होती है, जो स्पेशली प्रोडक्ट जो मतलब नॉलेज ज़्यादा रखते हैं, उन लोगों को कंपनी अपॉइंट करती है कि किसी भी तरीके से अपने जो सेल्स पर्सन को उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, नए-नए तरीके से उसको बेचने की, है ना? उसमें इम्पोर्ट करती है प्रोडक्ट की नॉलेज को, मतलब उसमें भरते हैं प्रोडक्ट की नॉलेज की कि प्रोडक्ट आपका इस प्रकार से है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, इसको इस प्रकार से सर्विस देना, अगले बार से ऐसे प्रेज़ेंट करना है। इस प्रकार के मतलब बहुत सारे तरीकों को अपनाती है, मतलब एक जो मैन्युफैक्चरर होता है कि उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब जैसे एक जो मैन्युफैक्चरर होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाए और उसकी क्वालिटी को उसकी मतलब लोगों तक डेलीगेट ना करे कि किस-किस चीज़ों से वह बना है या फिर कैसे वह परफ़ॉर्म करेगा, वह किसके लिए फ़ायदेमंद है, इन चीज़ों को वह बताए ही ना, तो कैसे कोई मतलब समझ पाएगा, है ना? तो वह एक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैन्युफैक्चरर की। और वह इस प्रकार से जो नॉलेजेबल इंसान होता है, उन लोगों को अपॉइंट करता है, यानी कि वह उन लोगों को हायर करके उन लोगों को बुलवाता है, उन लोगों से अपने जो सेल्स स्टाफ है, उनसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? एक होता है एसोसिएट, एसोसिएट मीन्स एसोसिएट करना, मतलब एक संघ के रूप में काम करता है ना? एम्प्लॉय ऑफ द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरर सर्विस सर्विस कंज्यूमर टुगेदर। कह रहा है ये कौन कौन से लोग, मतलब किन किन लोगों का संघ होता है? रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरर, सर्विस कंज्यूमर, जो मतलब कस्टमर हो गया आपका, मैन्युफैक्चरर हो गया आपका, वेंडर हो गया आपका, सप्लायर हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आप खुद जो भी रिटेल ऑर्गेनाइज़ेशन, ये सभी मिल कर के एक साथ काम करते हैं, तब जा कर के मिलता है क्या? एसोसिएशन। कह रहा द एस्पेक्ट ऑफ द रोल ऑफ द एम्प्लॉय टू एसोसिएट विद द कंज्यूमर एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी। कह रहा है लेकिन जो एक एम्प्लॉय होता है या इस प्रकार से एसोसिएट करता है किसके साथ? कस्टमर के साथ और प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ, है ना? Okay, further the service may be the group of the involvement, the example के लिए जैसे selling microwave where the salesperson try to best product trend the technician कह रहा है कि मान लीजिए आप माइक्रोवेव को आप सेलिंग कर रहे हो, तो इसमें जो सेल्स पर्सन होता है उसको माइक्रोवेव के बारे में, यानी कि उसके टेक्निकल नॉलेज के बारे में उसको पता होना चाहिए कि कैसे उसको उसको डेमोंस्ट्रेट करना है, क्या उसका काम क्या होता है, कैसे वह मतलब उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब वह कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में उसको कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है? अगला है, कह रहा है फ्रेंड, जो अच्छा फ्रेंड किसी का मित्र भी होता है। रिटेल एम्प्लॉई मस्ट प्ले द रोल ऑफ द फ्रेंड विद द कस्टमर एज वेल एज को एम्प्लॉई इन द टीम। कह रहा है जो आप एचआर मैनेजर होता है, यह मित्र भी होता है, दोस्त भी होता है अपने कस्टमर का, अपने एम्प्लॉइयों का, अपने सहयोगियों का, मतलब चाहे अपर लेवल को हो चाहे लोअर लेवल का हो, उनके भी दोस्त होते हैं। जो कस्टमर कोई सा भी कंप्लेन करता है तो उससे बोलता है अरे ठीक है मैं इसको सुलझा देता हूँ भाई, काहे आप टेंशन ले रहे हैं। मतलब एक दोस्त की तरह भी काम करता है भाई। कह रहा है कोई एम्प्लॉय एंड द कस्टमर लुक फॉर हेल्प कॉर्पोरेशन गाइडेंस एंड द सपोर्ट फॉर द अदर वेरियस इशू। कह रहा है कोई सा भी अगर इशू आ जाते हैं, बहुत सारे इशू कभी कभी आ जाते हैं, तो इन सभी इशुओं में वह सपोर्ट करता है, चाहे वह एम्प्लॉई हो चाहे कस्टमर हो, उन सभी कस्टमर और उसको गाइड दिशा निर्देश करता है और उनका काम को ऑपरेशन करता है, उनका सहयोग करता है उस चीज़ों को सुलझाने में, चाहे वह कस्टमर के हो चाहे वो आपके एम्प्लॉई हो, ठीक है?
कह रहा है एवरी एम्प्लॉय ऑफ द रिटेल रिटेल शुड द रिस्पॉन्स द सच द नीड ऑफ द पॉजिटिवली यूज द कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ऑफ द टेक्निक स्टेइंग द कनेक्टेड देयर द कस्टमर द एनिवर्सरी बर्थडे। कह रहा है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं यह इन चीज़ों के बारे में ज़रूर मतलब रहें, मतलब अवेयर रहें कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। अगर किसी भी तरीके से उनकी एनिवर्सरी पता चल जाए, बर्थडे पता चल जाए या फिर कुछ ऐसे सिमिलर टाइप के इवेंट पता चल जाए, जैसे हिंदू मुस्लिम के जैसे त्योहार आने लगे, अगर आपको पता चल जाए कि ये मुस्लिम है तो उसका ईद फिर जो भी मतलब ईद आने वाली हो, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। और जैसे हम लोगों का त्यौहार जैसे दीपावली हो गया, होली आ गई, तो हमको पता है कि उनको किस प्रकार की नीड होगी। मतलब इन इन सभी चीज़ों के बारे में एक सच्चा सहयोगी, सच्चा मित्र बन करके मतलब आपको इन सभी चीज़ों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। एक होता है इम्फेसाइजर। इम्फेसाइजर मतलब आपको इम्फेसाइज करता है, कुछ चीज़ों पे बल देता है, जैसे सर्विस क्वालिटी क्वालिटी पे, या फिर कुछ जैसे ऐसे क्या कि उस मौसम में क्या मतलब आपको नीड होगी, इन सभी चीज़ों को बल देता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कह रहा है एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी मीन्स जैसे एक जो एम्प्लॉई होता है दूसरों पे दया, है ना, दया भाव तो रहना ही चाहिए। कह रहा है एम्पैथी इज द गुड क्वालिटी या फिर की क्वालिटी ऑफ द पैरामीटर इन द रिटेल बिजनेस। कह रहा है जो एम्पैथी होता है किसी भी चीज़ पे दया, जो दया नाम का जो शब्द होता है यह बहुत ही अच्छा क्वालिटी माना जाता है। कस्टमर फील द कंफर्टेबल एंड द परसीव बेटर क्वालिटी व्हेन द कनेक्ट कॉन्टैक्ट द एम्प्लॉय और द एम्पैथिक। कह रहा है जब एक एम्प्लॉय या फिर जब एक सेल्स पर्सन अपने एम्प्लॉय के कांटेक्ट में आता है, वह दया भाव से आता है ना, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा वह झुक करके आता है, थोड़ा सा वह नरम पेशी में या थोड़ा विनय पूर्वक अपना सब काम करता है। तो इससे जो आपका जो कस्टमर होता है वह बड़ा ही कंफर्ट फील करता है और वह क्वालिटी भी अच्छा परसीव होता है इससे। कह रहा था रिटेल एम्प्लॉय शुड हैव द पेशेंस। कह रहा है एक रिटेल एम्प्लॉय के बाद ज़रूर ये पेशेंस नाम का कीड़ा ज़रूर होना चाहिए। वह कभी भी जल्दबाजी ना करे। इंक्लिनेशन ऑफ द एम्पैथेटिक, वह थोड़ा सा नम्र रहे, थोड़ा सा वह झुका हुआ रहे अपने कस्टमर के सामने। मतलब ऐसा नहीं झुका हुआ कि मतलब आप मतलब थोड़ा सा क्या क्या नरमी पेशी, मतलब आप कड़क ना बोले या फिर थोड़ा सा मतलब इरिटेट टाइप ना रहें, थोड़ा सा मुस्कुराते रहें। इस चेहरे पे तुम ज़रा हल्की-हल्की सी मुस्कुराहट ज़रूर रहे। जब वह बात करे तो आई कांटेक्ट रहे। फिर कह रहे हैं आप मतलब हाथ ना हिलाएँ, आँख चक्कर-मक्कर ना करें, इधर-उधर ना करें। फिर कह रहा है एश्योरर। एश्योरर मीन्स आप मतलब एश्योरर में ये पूछता है कि जैसे हर एक कस्टमर हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे प्रकार से नॉलेजेबल नहीं होता। जैसे अगर मुझे कह दिया जाए कि लेडीज़ प्रोडक्ट ले आया जाए, तो अब मुझे उसके बारे में नहीं पता है, तो वही कह रहा है कि एश्योर करना भी एक जो स्टाफ होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है? कि चलो पढ़ते हैं। कह रहा है रिटेल एम्प्लॉय वर्ड एंड एक्शन शुड द अफेक्ट एश्योरर टू द कस्टमर एज द सर्विस और द इंटेंजिबल वेरिएबल पेरिसेबल कस्टमर सीक द एश्योरर इन द सर्विस प्रोसेस। कह रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ आते हैं, जैसे कुछ पेरिसेबल होते हैं, कुछ वेरिएबल यानी चेंज होते रहते हैं, कुछ इंटेंजिबल नेचर के होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया। तो इन सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको अच्छे प्रकार से उनकी प्रोसेस पता होना चाहिए। कह रहा है जिससे हर कस्टमर, आपके कस्टमर के लिए कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। कह रहा है वाइल्ड इज द कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय नीड टू परफॉर्म द रोल ऑफ द एश्योरर। कह रहा है जब भी आपका आपका एम्प्लॉय इसके कॉन्टैक्ट में आए तो वह ज़रूर इस चीज़ को एश्योर करे, इस चीज़ को निश्चित करे कि उनको क्या नीड है। जब वह इधर जैसे उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कस्टमर को, ठीक है। एक सेल्स पर्सन की भी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कर परफॉर्मेंस ऑफ द रिटेल एम्प्लॉय शुड द बिल्ड थ्रू द पॉजिटिव इमेज। जैसे एक जो सेल्स पर्सन होता है उसकी पॉजिटिव इमेज ज़रूर रहना, जैसे वह निगेटिव इमेज ना उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन में रहे। कह रहा है रिटेल कंपनी कस्टमर हैव द लाइकली टू द बिकम द कस्टमर ऑफ द सर्विस ऑफर द कंपनी। कह रहा है वह एक
सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कस्टमर से डील ही नहीं करता, बल्कि वह एक कंपनी की इमेज की तरह भी वह परफ़ॉर्म करता है। कह रहा है कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयी विल हैव द अपॉर्च्युनिटी टू इंटरैक्ट द क्लोज़ली एंड द इंटीमेटली विद द कस्टमर। फिर कह रहा है बल्कि वह क्लोज़ली बहुत ही बारीकी से अपने एम्प्लॉयी के अपने कस्टमर के साथ वह इंटीमेटली वह इंटरैक्ट करता है। कह रहा है देयरफॉर their role in the influence the persuading the customer to buy the service of the company vital। कह रहा है कि वह किसी भी कंपनी में एक वाइटल रोल वह प्ले करता है। ठीक है। कह रहा है अगला होता है मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग इंटेलिजेंस कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ द मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज द कॉन्टेक्ट कस्टमर। कह रहा है मार्केटिंग इंटेलिजेंस होता है। कह रहा है जब आप कस्टमर के इंटरेक्ट में आते हैं तो भैया आपके पास इतना मस्त मस्त इंफॉर्मेशन आती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि कस्टमर की नीड किस ओर शिफ्ट हो रही है, कैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, किस प्रकार की डिमांड आती है, कैसे आपको आपको बहुत सारी चीज़ों जब आप क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर के कांटेक्ट में आते हैं तो आप को पता चलता है कि कस्टमर कैसे चेंज कर रहा है अपने नीड को, किस ओर ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है ना? तो आपको अच्छे प्रकार से समझ तो इससे आपके मार्केट इंटेलिजेंट बनते जाते हैं कि किस ब्रांड को वह ज़्यादा पसंद कर रहा है, किस ब्रांड को कम पसंद कर रहा है, कौन-सा प्रोडक्ट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन-सा प्रोडक्ट उसको क्या कहते हैं इरिटेट करता है। कह रहा है दे राइट द पर्सनल असेस द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर ऑन द कंपनीज़ पॉलिसी इन द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फीडबैक फ्रॉम द कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयी प्रूव द वेरी वैल्यूएबल। इस प्रकार से वह बहुत या जैसे कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया है, उन फीडबैक को कलेक्ट करना, कॉन्टैक्ट का और इन वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट को अपने वेंडर को देना, अपने मैनेजर को पहले देना, फिर मैनेजर जो आपका या कैटेगरी मैनेजर होगा जब वह परचेज़ करने जाएगा तो वह वेंडर को देगा, वह वेंडर उन इन्फॉर्मेशन को मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाएगा। नए मैन्युफैक्चरर उसी तरीके से नए प्रोडक्ट को आपको वह नए उस समय से पहले वह प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करके फिर एक वेंडर उसको समय से पहले अवेलेबल करवाएगा। अवेलेबल करवा कर के आपको जिस समय पे अगर उसकी नीड होगी फिर उसको आप रेंट कर सकते हैं। और एक रिसर्चर की भी होती है। रिसर्चर का कैसे? कह रहा है इनोवेशन इज़ द की टू सक्सेस। कह रहा है कि रिसर्च या फिर इनोवेशन कुछ नया चीज़ ढूँढना एक की सक्सेस होता है, किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है बाबू। कह रहा है कि द एम्प्लॉयी ऑफ द रिटेल कंपनी आर द इनोवेट इन द मैनी रेस्पेक्ट। कह रहा एज द इनोवेशन दे शुड बी एबल टू क्रिएट अ नीड नेसेसरी इन द एंड कस्टमर विद द मैनी इवॉल्व आइडेंटिफाई देयर द प्रोडक्ट यूजेज एक्सपीरियंस आर द बेटर चैलेंज ओवर देयर द कंपटीटर। कह रहा है वह इन सभी चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझते हुए चलता है, तो वह यूनिक नीड को वह जब आइडेंटिफाई कर लेता है तो वह यूनिक चीज़ों को वह अपने वेंडर से बोल करके वेंडर फिर मैन्युफैक्चरर से बोल करके उस नया प्रोडक्ट को निर्माण करके आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में उस नया प्रकार का प्रोडक्ट आएगा, जिससे आप अपने चैलेंजेस को कम कर सकते हैं, आप अपने कंपटीटर से बीट कर सकते हैं।